CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 7 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 5, पृष्ठ 54 से पृष्ठ 67 तक। पृष्ठ 54, शीर्षक औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी जाना कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। यहां एक चित्र है जहां एक बालिका ने ग्लोब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। पृष्ठ 55, कौन क्या काम करता है? बताए गए लोगों के चित्र बनाइए दिए गए बॉक्स में। एक किसान, एक मिल मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। वर्ग, शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट। पुरुष चित्र, महिला चित्र। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम हैं? यदि हैं, तो क्यों? पृष्ठ 56, यहां एक खेत में 2 महिलाएं काम कर रही हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। स्रोत 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-2005। की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया और उसके परिणाम इस प्रकार रहे। वर्ग, शिक्षक, पुरुष चित्र 5, महिला चित्र 25। वर्ग किसान, पुरुष चित्र 30, महिला चित्र 0। वर्ग मिल मजदूर, पुरुष चित्र 25, महिला चित्र 5। वर्ग नर्स, पुरुष चित्र 0, महिला चित्र 30। वर्ग वैज्ञानिक, पुरुष चित्र 25, महिला चित्र 5। वर्ग पायलट, पुरुष चित्र 27, महिला चित्र 3। शीर्षक कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के
और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। पृष्ठ 57। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। यहां एक चित्र है जिसमें रेल इंजन ड्राइवर एक लड़की इंजन में से झांक रही है। शीर्षक रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई ये कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूं। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं। ड्राइविंग हर ट्रेन नीला लाल विमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित। पृष्ठ 58। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में हमने आपको बताया था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। यहां की कहानियों को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। शीर्षक परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। यहां कुछ चित्र दिए हुए हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास
और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। उसकी मां बोली, हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। जेवियर बोला, मुझे पता है मां, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूं। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं। उसके पिता बोले, इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। जेवियर बोला, पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। उसकी मां बोली, समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। पृष्ठ 59। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में, लगभग 200 वर्ष पूर्व, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राजसुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव जाने, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थीं। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। यहां 2 चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र में बहुत सी महिलाएं कुछ कार्य कर रही हैं और दूसरे चित्र में रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। जो पहला चित्र था, उसमें छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिखाया गया है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। पेज 60। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद
स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पात्र और आत्मकथाएं लिखीं। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। यहां एक महिला का चित्र दिया हुआ है, सुल्तानाज ड्रीम। शीर्षक रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थीं, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन साराहा के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने जाना कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थीं, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। पृष्ठ 61। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहां छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं, तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे छोटा बेटा
उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रामसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। शीर्षक: वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। यहां 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में लड़कियां हैं और एक लड़की बैठकर कुछ पढ़ रही है। रामसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। दूसरा चित्र, इसमें कुछ लड़कियां बैठी हैं, साथ में उनकी शिक्षिका है। लिखा है क्वालिटी एजुकेशन, सतत विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, www.in.undp.org, पृष्ठ 62। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। बताई जा रही तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। शीर्षक: स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-2015। प्रतिशत में स्कूल का स्तर: प्राथमिक कक्षा 1 से 5 लड़के 4.36%, सब लड़कियां 3.88%, योग 4.13%, लड़के
4.71%, अनुसूचित जाति लड़कियां 4.20%, योग 4.46%, लड़के 7.02%, अनुसूचित जनजाति लड़कियां 6.84%, योग 6.93%, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8, लड़के 3.49%, सब लड़कियां 4.60%, योग 4.03%, लड़के 5%, अनुसूचित जाति लड़कियां 6.03%, योग 5.51%, लड़के 8.48%, अनुसूचित जनजाति लड़कियां 8.71%, योग 8.59%, माध्यमिक कक्षा 9 से 10, लड़के 17.21%, सब लड़कियां 16.88%, योग 17.06%, लड़के 19.64%, अनुसूचित जाति लड़कियां 19.05%, योग 19.36%, लड़के 24.94%, अनुसूचित जनजाति लड़कियां 24.40%, योग 24.68%। स्रोत एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, MHRD 2018। संभवतः यहां बताई गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं, न ही शिक्षक। पृष्ठ 63। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिक शिक्षा मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। यहां एक चार्ट है प्रतिशत में 10, 8, 6, 4, 2, 0 लड़के और लड़कियां। सभी लड़के 4.36%, अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.02%। एक चित्र बना हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को बताई गई तालिका में से लेकर दंडा रेख के रूप में दर्शाइए।
दो आंकड़े आपके लिए दंडा रेख के रूप में दर्शाए गए हैं। शीर्षक महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं। यहां एक चित्र है। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और उन्होंने महिलाओं को और फिर एक एक महिला को ऊपर उठाया हुआ है। पृष्ठ 64। शीर्षक अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। यहां कुछ चित्र हैं जिसमें महिला आंदोलन कर रही हैं और एक महिला एक कागज पढ़ रही है। सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। सर्वोच्च न्यायालय का चित्र, तिरंगा लहरा रहा है और सीढ़ियों पर सत्या रानी बैठी हुई हैं। पृष्ठ 65। शीर्षक जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। यहां दो चित्र हैं। एक में महिला कुछ दिखा रही है, दूसरे चित्र में महिलाएं नुक्कड़ नाटक कर रही हैं, गा रही हैं। शीर्षक विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। जहां एक चित्र में महिलाएं प्लेकार्ड उठाकर प्रदर्शन कर रही हैं।
पृष्ठ 66। शीर्षक बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। यहां 2 चित्र हैं। पहले चित्र में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। दूसरे चित्र में महिलाएं मोमबत्ती जलाए हुए हैं। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। तीसरे चित्र में बहुत सारी महिलाएं हाथ उठाकर संकेत दे रही हैं। पृष्ठ 67। अभ्यास 1। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। 2। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकिया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। 3। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। यहां पीछे पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि कथन सही क्यों नहीं है। 4। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? शब्द संकलन। रूढ़िवादी धारणा। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे कि इस पाठ में हमने जाना कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना। इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 5 यहां समाप्त हुआ। वाचक